गांधी के साथ खालिस्तानी पन्नू, शाह से लेकर योगी तक ने कैसे क्लास लगाई है। राहुल ने अमेरिका में वो कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह भयंकर भड़क गए हैं। देश के टुकड़े या गृह युद्ध, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के आग लगाकर मानेगी। आज सबसे पहले इसका चर्चा। राहुल गांधी की राजनीति का ओर छोड़ तो कभी नहीं था, ना ही उनकी बातों का सिर पैर नजर आया कभी। लेकिन 10 साल सत्ता से बाहर क्या रहना पड़ा, राहुल गांधी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स का डेस्परेशन लेवल अब साफ साफ दिखने लगा है। और आज की डेट में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को बचकानी पॉलिटिक्स कहकर खारिज करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अब देश के लिए भयंकर खतरा बनती जा रही है। राहुल गांधी के ताजा अमेरिकी दौरे में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसे देश के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि खालिस्तानी पन्नू उनके लिए तालियां बजा रहा है। खालिस्तानी पन्नू राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं कि उनके देश को तोड़ने वालों से मिलने मिलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके बयानों से जो बवाल मचा है सो अलग, और इसलिए उनकी इस राजनीति पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक फायर हैं। योगी तो यहां तक बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं। भाई, आज आपको ये सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप खुद देखिए कि राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके मौके किसी और ने नहीं दिए, खुद राहुल गांधी ने दिए हैं। बॉस, मोदी विरोध में वो ये तक देखना भूल गए हैं कि कौन देश का दुश्मन है, कौन दोस्त है, वो किसके साथ खड़े हैं, कौन सी बात उनकी देश के खिलाफ जा रही है। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा, या वो समझना नहीं चाहते क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। आप खुद देखिए क्या हो रहा है भाई। वो अमेरिका जाते हैं तो भारत के दुश्मन चीन की ब्रांडिंग करने लगते हैं कि चीन ने तो बेरोजगारी खत्म कर दी, भारत नहीं कर पाया। चीन में बेरोजगारी खत्म हो गई है क्या? वो अमेरिका जाते हैं तो कह देते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारत इस कब्जे को छुड़ा नहीं पा रहा, जबकि चीन परेशान है कि भारत की सेना इस मजबूती से वहां पर डटी हुई है कि चीन परेशान हो रहा है कि भाई कब ये हटें और हम भी थोड़ी राहत की सांस लें। वो अमेरिका जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं और पाकिस्तान के हमदर्द हैं। भाई, वो अमेरिका जाते हैं तो वहां से सिख समुदाय को भड़काने लगते हैं कि भारत में तो सिखों को पगड़ी, कड़ा, कृपाण नहीं पहनने दिया जाता, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो सिख समुदाय को भड़काने वाले ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत विरोधी ताकतों को नया बूस्ट मिल जाता है। वो खालिस्तान की बातें फिर से करने लग जाते हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं और यह नहीं देखते कि भारत की बदनामी हो रही है। वो अमेरिका जाते हैं तो वहां कहने लगते हैं कि जब सही समय आएगा कांग्रेस आरक्षण को खत्म कर देगी, जबकि भारत में कहते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। सोचिए, जो नेता इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है, जो आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष के पद पर है, जो नेता देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, जिसकी ब्रांडिंग ही इस तरह से की जाती है कि वो बनेंगे तो देश के प्रधानमंत्री ही बनेंगे, उससे कम में नहीं मानेंगे बॉस। सोचिए, ऐसे नेता इस तरह की बातें विदेशी जमीन पर जाकर कर रहे हैं। जिस तरह की बातों से भारत विरोधी खुश हो रहे हैं, खालिस्तानी खुश हो रहे हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले खुश हो रहे हैं। राहुल गांधी के बयान ऐसे लोगों के लिए बूस्टर डोज का काम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि अमेरिका में मौजूद भारत विरोधी और खालिस्तानी आतंकी पन्नू राहुल गांधी का फैन हो गया। भाई, आतंकी पन्नू ने राहुल गांधी को बोल्ड बयान देने वाला नेता बता दिया। इतना बम हो गया वो राहुल गांधी के बयान से। राहुल गांधी ने जैसे ही यह दावा किया कि भारत में सिखों की धार्मिक आजादी खतरे में है, वैसे ही आतंकी पन्नू गदगद हो गया। भाई, ये तो उसका नैरेटिव वो सेट करने में और खुश हो गया कि भाई अब मैं बोलूंगा कि देखो राहुल गांधी भी तो कह रहा है कि सिखों को कड़ा पहनने मिले, उनको पगड़ी पहनने मिले, उनको गुरुद्वारा जाने मिले, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पन्नू तो यही बोलकर लोगों को भड़काता है कि इसलिए हमको खालिस्तान चाहिए क्योंकि तुमको ये सब नहीं मिलता है। वो खुश हो गया कि राहुल गांधी ने जो कह दिया उसको यूज कर रहा है। उसको ऐसा लगा कि जैसे राहुल गांधी ने उसके मन की मुराद पूरी कर दी हो। पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनके सिख फॉर जस्टिस संगठन की अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। यानी आप सोचिए कि राहुल के बयान के आधार पर एक आतंकी भारत को तोड़ने की अपने एजेंडे को सही ठहराने लगता है। इस तरह का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। और आज तक जिन लोगों को यह लगता भी होगा कि नहीं नहीं ये तो आतंकी है पन्नू, ये खालिस्तानी है पन्नू, इसकी बात को क्यों माने, अब वो राहुल गांधी के बयान का सहारा लेकर भड़काएगा लोगों को। ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा तो मत बोलिए भाई।
अब अगर भारत विरोधी कोई आतंकी राहुल गांधी की तारीफ करेगा तो सवाल तो उठेंगे ना। इसलिए इस तारीफ पर राहुल गांधी फंस गए, नया विवाद खड़ा हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में भारत के खिलाफ बोलने वाले कुछ और लोगों का भी, जिन्हें राहुल गांधी ने खुश होने का मौका दे दिया। राहुल गांधी ने कुछ अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। इसमें अमेरिकी सांसद इल्हान उमर भी नजर आ रही है, जो कश्मीर और खालिस्तान के मुद्दे पर भारत विरोधी स्टैंड रखती हैं। मतलब बयान से पन्नू खुश हो रहा है। मुलाकात ऐसे लोगों से हो रही है जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और उसके बाद सवाल पूछिए तो कांग्रेस पार्टी को बुरा लगता है। अब आप देखिए कि जो लोग राहुल गांधी की बातों से खुश हो रहे हैं, उनमें एक का एजेंडा पंजाब में खालिस्तान अलगाववाद का है, एक का एजेंडा कश्मीर को लेकर है, और दोनों भारत के लिए बहुत ही गंभीर मामले हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका जाकर एक झटके में ऐसे लोगों को मजबूत करके आते हैं जो लोग भारत को चैलेंज करते हैं। इसलिए राहुल गांधी को ऐसे मामलों में सोच समझकर बोलना चाहिए था, और उन्हें यह पता होना चाहिए कि वो जिससे मिल रहे हैं उनका एजेंडा क्या है। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए था कि उनके किस बयान का भारत विरोधी ताकतें कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर राहुल गांधी विदेश जाकर मुस्लिम और सिखों की प्रताड़ना का माहौल बनाएंगे तो वो जाने अनजाने में उन लोगों की मदद करेंगे जो अल्पसंख्यक युवकों को रेडिकलाइज करना चाहते हैं। ऐसे लोग राहुल गांधी के बयान दिखा दिखाकर अपनी बात को दुनिया भर में सही साबित करने की कोशिश करते हैं और समर्थन हासिल करते हैं। खालिस्तानी पन्नू ने यही किया। जब राहुल गांधी ने सिख समुदाय के प्रताड़ित होने की बात कही तो पन्नू ने तुरंत कह दिया कि वो जो कहता था सही साबित हो गया। साथ ही राहुल गांधी इस तरह के बयानों से भारत की सुरक्षा एजेंसीज के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि हमारी एजेंसियां सालों से उन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ रही हैं जो भारत में अल्पसंख्यक युवाओं को भड़काने में लगी। आप कश्मीर और पंजाब का उदाहरण देख लीजिए। कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम प्रताड़ना का बहाना बनाकर अपना एजेंडा चलाता है। पंजाब में वो पर्दे के पीछे खालिस्तानी ताकतों को सपोर्ट करता है। कश्मीर और पंजाब दोनों ही बॉर्डर स्टेट हैं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती अलग लेवल की होती है। इसलिए शायद अब मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो राहुल गांधी की सदस्यता तक छीनने की बात कर रहे हैं। एक बार गिरिराज सिंह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कैसे योगी से लेकर शाह तक, अमित शाह तक राहुल गांधी पर आज फुल फायर थे भाई। लेकिन पहले गिरिराज सिंह को सुनिए। राहुल गांधी जब देश में होते तो भी देश विरोधी ताकतों के साथ, चाहे वो उमर खालिद हो, अमेरिका में जाएं तो इल्हास उमर हो, राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बात कही थी कि उन्हें गुरुद्वारे जाने से, पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से ना रोका जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ये लड़ाई किससे लड़ रहे हैं, कहां रोका जा रहा है? ये सरासर झूठ और भड़काने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई ये कह नहीं सकता कि भारत में ऐसा हो रहा है। आज की डेट में टॉप पोस्ट पर सिख बैठे हैं, खुद केंद्रीय कैबिनेट में सिख मंत्री हैं, स्पोर्ट्स में कई कैप्टन सिख हैं, कई सेलिब्रिटी सिख हैं, राजनीति हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, हर जगह पर सिख समुदाय के लोग हैं। देश के विकास में उनका बड़ा योगदान है। लेकिन अगर विदेश जाकर कोई ये झूठ फैलाएगा कि सिख भारत में प्रताड़ित हैं, तो ये फिर बात उन खालिस्तानियों को ही मजबूत करेगी जो खालिस्तानी इस तरह का झूठ फैलाकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने सिखों को लेकर अमेरिका में जो कहा, उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। आज राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है भाई, वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए कि आज कैसे राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बना हुआ था। उसके बाद बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी गलती से ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं या ये उनकी सोची समझी प्लानिंग है, और क्यों आज अमित शाह भयानक भड़क गए। अमेरिका दौरे के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सिखों को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ इस वक्त जो है 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता और तमाम जो सिख जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयान के खिलाफ यहाँ पर इस वक्त लेटकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बीजेपी के नेता जो हैं, जो कि इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो
तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और लगातार राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने की मांग जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देख रहे हैं, राहुल गांधी हाय हाय के नारे इस वक्त आपको तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर और भी जो तमाम सिख महिलाएं हैं वो इस वक्त जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और आप देखिए राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगातार जो है। बात सिर्फ विदेशी दौरों पर राहुल गांधी के बयानों की नहीं है, बल्कि उनकी मुलाकातों को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते रहे और इस अमेरिकी दौरे में भी हो रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड है, वरना कोई वजह नहीं कि हर बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका बैकग्राउंड या जिनका स्टैंड भारत विरोधी निकलता है। अमेरिका में राहुल गांधी ने कुछ सांसदों से मुलाकात, अब इसे संयोग मानिए, प्रयोग कहिए, इस मीटिंग में वो सांसद भी मौजूद थी जो अपने एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी कैसे मिल सकते हैं ऐसी महिला से, ऐसी सांसद से? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको इतना हल्के में ले रही है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा अपनी गलती मानने की बजाय उल्टे सरकार को घेर रहे हैं। एक बार सुनिए पवन खेड़ा को, फिर आपको राहुल गांधी से मुलाकात करने वाली इस अमेरिकी सांसद की वो तस्वीर दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। मुझे बताइए, किसने देश को तोड़ने की बात की? वहां सांसदों के एक समूह से अगर वो मिल रहे हैं तो इन्हें आपत्ति है? अरे वो वहां की कांग्रेस वुमन है, उसमें इन्हें क्या आपत्ति है? और अगर ज्यादा ही आपत्ति है तो इनको कहिए कि जरा चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और कहें कि इल्हान उमर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप किस किस से मिलते हैं विदेश में? हम सार्वजनिक चाहते हैं उस लिस्ट को। जब तक हम हैं आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता। बीजेपी और आरएसएस तो खत्म हो जाएंगे, आरक्षण नहीं खत्म होगा। राहुल गांधी किसी से भी मिल सकते हैं, चाहे उसका स्टैंड भारत को लेकर कुछ भी हो। क्यों, क्या मजबूरी है भाई? आपको क्यों मिलना था इल्हान उमर से? नहीं मिलते तो क्या हो जाता? अमेरिका की जिस महिला सांसद के बारे में कांग्रेस कह रही है कि उसने अगर राहुल गांधी से मुलाकात करी ली तो क्या बड़ी बात हो गई, उस महिला सांसद की हिस्ट्री है कि जो पीओके भारत का हिस्सा है, उस पीओके में जाकर पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूत करती है महिला। अमेरिका की यह महिला सांसद इल्हान उमर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान गई थी और वहां पर पाकिस्तान के नेताओं से मिली और फिर पीओके पहुंच गई। इल्हान उमर ने पीओके जाकर यह भरोसा दिया था कि वो बाइडेन प्रशासन के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाएंगी और यह उस दौरे की तस्वीर है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था कि कैसे अमेरिका की एक सांसद पीओके में पाकिस्तान का इंटरनेशनल एजेंडा चलाने पहुंच गई भाई। यानी भारत इस सांसद का विरोध कर रहा है, राहुल गांधी इसके साथ फोटो खिंचा रहे, तो इसका मन नहीं बढ़ेगा कि भाई ये आदमी तो मेरे साथ है। और कांग्रेस कह रही है कि नहीं, क्या हो गया, मिल लिए तो क्या हो गया? अरे मिल लिए तो ये हो गया कि आपने उसका मन बढ़ा दिया, उसको एजेंडा चलाने का मौका दे दिया कि भारत की सरकार गलत बोलती है, देखिए भारत का नेता प्रतिपक्ष तो मेरे साथ फोटो खिंचा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। भारत के विरोध के बाद अमेरिकी सरकार को इस पर सफाई तक देनी पड़ी थी और राहुल गांधी इसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है, इल्हान उमर तो एक बार नहीं बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलती रही है। भारत में सीए एनआरसी की बात होती है तो इल्हान उमर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने लगती है, भारत के खिलाफ उस एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं जिसमें मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को पीड़ित बताया जाता है। भारत में धार्मिक आजादी न होने का आरोप लगाकर निंदा प्रस्ताव वो अमेरिकी संसद में लेकर आ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, वहां की संसद में भाषण देते हैं तो उनके भाषण का बहिष्कार करती हैं। कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे की तरफदारी करती हैं, कश्मीर में 370 हटाने का खुलकर विरोध करती हैं। और ऐसी सांसद से राहुल गांधी के मिलने की क्या मजबूरी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इल्हान उमर जैसे भारत विरोधियों को इस बात से भी दिक्कत है कि भारत में सनातन की बात क्यों हो रही है, भारत में हिंदुओं की बात क्यों हो रही है। सुनिए क्या कहती रही हैं ये इल्हान उमर, जिनसे राहुल गांधी अमेरिका में मीटिंग करके आए। And the PJP government, all of these mutual values have been threatened. And I think we have to understand the situation is in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project of the PJP. Why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? जब भी राहुल गांधी विदेश में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका भारत विरोधी स्टैंड होता है, तो राहुल गांधी के सपोर्ट में यह बात कही जाती है कि वो तो सांसद हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, उन्हें क्या पता कि किसका क्या बैकग्राउंड। लेकिन राहुल गांधी के समर्थक इतनी हल्की सफाई देकर बच नहीं सकते, क्योंकि यह बात समझना मुश्किल नहीं है
कि अगर राहुल गांधी सिख प्रताड़ना की बात करेंगे तो इसका फायदा किसे मिलेगा अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में। यह जानना भी मुश्किल नहीं है कि जिस अमेरिकी सांसद के साथ राहुल फोटो लेते हैं उसका टॉप एजेंडा कश्मीर को लेकर है और उसमें वो पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं है। इसलिए एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के इन बयानों का कनेक्शन कहीं कश्मीर और हरियाणा चुनावों से तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी ने सिखों की बात की और हरियाणा में सिख समुदाय की भी ठीक ठाक आबादी है, हरियाणा में 5% सिख हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने उस अमेरिकी सांसद से मुलाकात की जो कश्मीर में 370 की बहाली पर इंटरनेशनल मुहिम चलाती है और देश में भी राहुल गांधी ने उस पार्टी से हाथ मिलाया है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 370 की बहाली की बात कर रही है। यानी राहुल गांधी खुद तो खुलकर 370 पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन विदेश में ऐसे लोगों से मिलकर क्या वो इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो 370 की पुनर्बहाली के पक्ष में है। आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर से 370 की बहाली की बात की और ऐसे दिन की है जब कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। एक बार सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए? इनको 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। इन सब बातों से साफ है कि राहुल गांधी की राजनीति को सिर्फ बचकानी पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता। उनकी राजनीति खतरनाक राजनीति है जो देश में आग लगा सकती है, आरोप लगा है। इसलिए आज अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक मंत्री, मुख्यमंत्री सब उतर गए राहुल गांधी की क्लास लगाने की। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। गृह मंत्री का कहना था कि वो राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उधर सीएम योगी ने तो कह दिया कि राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं देश में। योगी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की तरफ अग्रसर है। इनका एकमात्र लक्ष्य देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना है। योगी ने कहा कि राष्ट्र विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी कर उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों को सौंपने वाली कांग्रेस के युवराज अब देश से आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता है उनकी यह विभाजनकारी मंशा सफल नहीं हो पाई। योगी ने कहा कि राहुल गांधी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी अमेरिका में बैठे बैठे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो दुश्मन देश चीन के एजेंडे को भी सूट करता है। राहुल गांधी ने सीमा विवाद पर यहां तक दावा कर दिया कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावे को काउंटर किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की बातें बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी जिस तरह के दावे उन्होंने अमेरिका की धरती पर किए हैं वे भी भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। लगता है कि मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल जी झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इस तरह की गलत बयानी से राहुल जी को परहेज करना चाहिए। अमित शाह हो या राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता राहुल गांधी के हर झूठ का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष भी है। एक बार सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज क्या कहा है। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इलान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, पन्नू ने उनकी तारीफ की है। यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और इलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं
मुशफिकुल फजल। आप यह भी देखिए कि राहुल गांधी और पीएम मोदी किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग खुश होते हैं। जब नरेंद्र मोदी गरजते हैं तो पन्नू जैसे लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतने वाले। आज ही नरेंद्र मोदी सरकार ने पन्नू की खालिस्तानी संस्था सिख फॉर जस्टिस पर बैन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। लीडर में यही फर्क होता है। जिस दिन राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर देश की कमियां गिनाते हैं, उस दिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को यह बताते हैं कि भारत आकर कारोबार करने का यही सही समय है। जिस दिन राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर भारत के संविधान लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, उस दिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि उनका सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में भारत में बनी चिप लगी हो। जिस दिन राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर चीन की तारीफ करते हैं, सीमा विवाद पर ऐसे बयान देते हैं जिससे चीन को फायदा हो, उसी दिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के विजन के साथ सेमिकॉन एक्सपो का उद्घाटन करते हैं। यह फर्क है देश में दो बड़े नेताओं के बीच। और इन्हीं सब बातों और एक्शन से अलग अलग नेताओं की अप्रोच और उनकी सोच का फर्क दिखता है। जैसे पिछली बार से ज्यादा सीट लाने पर भी राहुल गांधी को चुनाव में गड़बड़ी दिखती है, जबकि कम सीट आने पर भी नरेंद्र मोदी कोई शिकायत नहीं करते, कोई बहानेबाजी नहीं करते। वो नतीजों को लोकतंत्र की जीत और संविधान में विश्वास की जीत बताते हैं। विदेश में बैठकर राहुल गांधी दुनिया को यह बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तो तानाशाह से कम नहीं है, और देश में उनकी पार्टी के अध्यक्ष खुलेआम धमकी देते हैं कि 20 सीट और मिल जाती तो मोदी और बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल देते। आज कश्मीर में यह बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है बॉस। आप सुनिए एक बार। इस बार 400 पर कहां गए भाई तेरे 400 पर 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो दूसरों को तानाशाह बताते हैं और खुद खुलेआम कहते हैं कि ये सत्ता में आ जाते तो दूसरों को जेल में डाल देते। किस बात का डालते बॉस? किस बात का? वो नहीं बताए कि इसने ये किया है, वो किया, इसलिए डालते। आते तो बस डाल देते, क्योंकि ये जेल में रहने लायक है। जेल में रहने लायक कैसे डिसाइड हुआ? जब इनके खुद के नेता सही केस में भी जेल जाते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और खुलेआम कह रहे हैं कि 20 सीट और आती तो सबको जेल में डाल देते। खैर, पाठशाला में बगली क्लास। शिमला वाली मस्जिद पर जबरदस्त बवाल। पब्लिक एक्शन मोड में क्यों आने को आमादा है? विवादित मस्जिद पर एक्शन की बजाय प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? अब इसका चैप्टर। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास एक मस्जिद को लेकर कई दिनों से बवाल चल रहा था। आज यह बवाल और बढ़ गया जब हजारों लोग इस मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ सड़क पर उतरे। इसके बाद तो शिमला वाली इस मस्जिद को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर अल्टीमेटम दे दिया कि मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि एक मंजिला मस्जिद के ऊपर 5 फ्लोर खड़े कर दिए गए और वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर इसे जायज भी ठहराने की कोशिश हो रही है। जबकि खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री मान चुके हैं कि मस्जिद अवैध है और सरकारी जमीन पर बनाई गई, इसलिए इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हो रही तो लोगों का गुस्सा आज सड़कों पर दिखा। आज शिमला में क्या बवाल हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज इस भयंकर बवाल में और क्या क्या हुआ और कैसे विवादित मस्जिद पर एक्शन की बजाय प्रदर्शनकारियों पर ही लाठियां चलाई गई। हम यह मस्जिद नहीं बनने देंगे, अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। ये जो अराजक तत्व बाहर से हिमाचल में कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, इस कब्जे को प्रशासन रोके। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद के विरोध में लोगों का गुस्सा क्यों आक्रोश में बदल गया, इसकी वजह भी आपको आगे बताऊंगा। पहले आज मस्जिद के विरोध में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। दोपहर के वक्त अक्सर शांत रहने वाली शिमला की सड़कों पर आज अचानक हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोगों की भीड़ शिमला के संजौली इलाके में बन रही मस्जिद के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए लोगों की, और ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही शिमला में देखी होंगी।
शिमला में अमूमन टूरिस्ट जाते हैं, उनकी भीड़ होती है, लेकिन इस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां के शांत स्वभाव के लोग, तो कुछ तो वजह होगी। रैली निकालते हुए इन लोगों ने शिमला से संजौली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए रास्ते में पड़ने वाली टनल के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, आगे बढ़ने लगी। काफी देर तक टनल के गेट पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। प्रदर्शनकारी अंदर जाने पर अड़ गए, जाने कैसे नहीं दोगे। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। काफी देर धक्का मुक्की के बाद लोगों की भीड़ ने वहां लगे बैरिकेड्स को हटा दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ संजौली मस्जिद की तरफ जाने वाली टनल के अंदर दाखिल हो गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, लेकिन इससे भी पुलिस लोगों की भीड़ को रोक नहीं पाई। भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ने पर अड़ी रही और फिर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। एक बार जरा ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए एम्बियंस की। मस्जिद के विरोध में लोगों के गुस्से पर ग्राउंड जीरो से जरा हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखिए, फिर आगे की बात बता। देखिए, लगातार प्रशासन की तरफ से काफी वक्त से काफी देर से कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके, उनको तितर बितर किया जा सके, यहां से हटाया जा सके, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि चंद कदमों की दूरी पर जो मस्जिद है उससे चंद कदमों की दूरी पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी को जब आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हालांकि यहां के बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ दिया, उसके बाद वाटर कैनन की फायर विभाग की तरफ से जो पानी की बौछार के लिए गाड़ी लाई गई थी उसको आगे शील्ड के तौर पर खड़ा कर दिया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। उससे भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज होने के बाद प्रदर्शनकारी काफी आक्रोश में हैं और उग्र हो गए हैं। एरियल विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखेंगे कि लोग ऊपर से आप देखिए पूरी गली भरी हुई है प्रदर्शनकारियों से। ये मुख्य बाजार है, संजौली का ये मुख्य बाजार है और उसकी मेन सड़क है ये, जहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारी भरे हुए हैं। पूरी तरीके से इस सड़क को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले रखा है। भीड़ देख रहे हैं बॉस साहब, भीड़ देख रहे हैं। आपने शायद ही शिमला में प्रदर्शन की ऐसी भीड़ कभी देखी होगी, टूरिस्ट की देखी होगी, प्रदर्शन की ऐसी भीड़ नहीं देखी होगी। ये सोचिए क्या सेंटिमेंट है वहां पर लोगों का। तिरंगा वहां नजर आ रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। हजारों लोगों के हुजूम ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन में शामिल लोग वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते भी सुनाई दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगे होने का हवाला देकर प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस की सख्ती पर नाराजगी जताई और विरोध दर्ज कराने के लिए बड़े अधिकारियों को कहा कि बुलाओ पहले अपने बड़े अधिकारियों को। इसके बाद शिमला के एसपी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए पहुंचे। देखिए वहां पर क्या हुआ, ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर मस्जिद को लेकर 14 साल से जारी विवाद ने इतना तूल अचानक क्यों पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारी को उनका कहना था कि जब तक प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे तब तक जो है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। एसपी संजीव गांधी यहाँ पे पहुंच गए हैं और प्रदर्शनकारियों से बातें कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की अगर हम बात करें तो उनकी साफ तौर पे मांग है कि जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर जो है फैसला सुनाया जाए, मस्जिद को लेकर फैसला सुनाया जाए और जब तक फैसला मस्जिद पे नहीं होता है तब तक जो है मस्जिद को सील कर दिया जाए। दूसरी इनकी डिमांड है कि जिस तरह हिमाचल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, महिलाएं जो मस्जिद के आसपास की, उनका कहना है कि हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, कब जाते हैं उनका कोई पता नहीं है और वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और यहाँ पे हिमाचल में आके वो माहौल चेंज कर रहे हैं। तो उसको लेके भी उनकी डिमांड है कि उनकी जांच की जाए, कौन आ रहा है, उनको प्रॉपर वे से आई कार्ड इशू किया जाए। अभी आप देख सकते हैं एसपी यहाँ पे मौजूद है, एसपी संजीव गांधी जो है लोगों से बात कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। शिमला की जिस मस्जिद का विरोध हो रहा है उसमें अवैध निर्माण का विवाद नया नहीं है। मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले में शिमला नगर निगम के कोर्ट में पिछले 14 साल से सुनवाई चल रही, लेकिन इस मामले ने हाल के दिनों में किस वजह से तूल पकड़ा उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए।
दरअसल हुआ क्या कि 31 अगस्त की शाम को संजौली में दो गुटों के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि समुदाय विशेष से जुड़े लोगों ने एक दुकान में काम करने वाले शख्स को पीट दिया। आरोप के मुताबिक मारपीट के बाद एक गुट के लोग मस्जिद में जाकर छुप गए। हालांकि दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने मारपीट में शामिल 2 नाबालिगों समेत 6 लोगों को पकड़ लिया। लेकिन पिटाई की इस घटना के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा बढ़ा गया और मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग ने तेजी पकड़ ली। लोग सड़क पर आ गए। 1 सितंबर और 5 सितंबर को भी हिंदू संगठनों ने मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच 7 सितंबर को मस्जिद की अवैध मंजिलों से जुड़े मामले में 45वीं बार कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में मस्जिद के मालिकाना हक के दस्तावेज जमा कराए, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। इलाके में रहने वाले लोगों की नाराजगी इसी बात से है। वो इस भरोसे में रहे कि मामला कोर्ट में है तो मस्जिद में कोई निर्माण नहीं होगा, लेकिन देखते ही देखते मस्जिद को 5 मंजिला बना दिया गया। इसलिए हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि मस्जिद पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए और जब तक फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद को सील कर दिया जाए। एक बार सुनिए हिमाचल प्रदेश की जनता के मन की बात क्या है। बिना मतलब से लाठीचार्ज कर दिया, जो कि हम बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्ण, कोई किसी को कोई मस्जिद की, पर हमारे को सड़क पर भी ये करने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। इससे हिंदू समाज बहुत दुखी है। बहुत हिमाचल प्रदेश जो हिंदुओं का है, यहाँ करेगा हमें मुस्लिम लोग मारेंगे तो हम कर्तव्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी बुरी तरह मारा गया है हमारे हिंदुओं को, ये बहुत गलत है। और पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार को इस टाइम हमारा साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेव करना चाहिए। मांगे ये हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे, अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। तो आप आगे जाएंगे मस्जिद की तरफ? जाएंगे बिल्कुल। हमारी डिमांड है कि जो नगर निगम कोर्ट में बार बार ये डेट पे डेट का चक्कर खेला जा रहा है, 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई कंप्लीट की जाए। जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं होती, विवादित मस्जिद को सील किया जाए। जो इसमें संलिप्त अधिकारी है, एक के खिलाफ तो कल सरकार ने जांच बिठा दी, पर सभी को निलंबित किया जाए। लव जिहाद को लेकर हम प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी थी कि जो अवैध मस्जिद वहाँ पर बनाई गई है, उसके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा है, कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जल्दी से सुनवाई की जाए। जब तक वो मस्जिद पर सुनवाई कंप्लीट नहीं होती तब तक मस्जिद को बंद किया जाए। जी हमारी कोई मांग नहीं है, हम किसी के खिलाफ भी नहीं है। हमारा एकमात्र कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पर बाहरी घुसपैठियों ने इस प्रदेश को अशांत करने का प्रयास किया। हम केवल मात्र इतना चाहते हैं कि ये जो अराजक तत्व बाहर से हिमाचल पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, इस कब्जे को प्रशासन रोके, ऐसे अवैध कब्जों को हटाए। और जब तक इन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जाएगा, हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह चलता है। यानी लोगों का सेंटिमेंट यह है कि हिमाचल शांत प्रदेश है और यहां बाहर से घुसपैठिए आकर अवैध कब्जा कर रहे हैं और इस तरह से अवैध निर्माण कर रहे हैं और यह रुकना चाहिए। मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग जो मांग कर रहे हैं वही बात हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी कह चुके हैं, लेकिन मस्जिद पर एक्शन लेने की बजाय पुलिस ने उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हिंदू जागरण मंच से जुड़े नेता कमल गौतम को भी हिरासत में लिया गया, जो प्रदर्शन का समर्थन करने वहां पहुंचे थे। सुनिए, हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने मस्जिद के विरोध की वजह बताई थी। ये जो इस्लामिक आतंकी यहाँ बाहर से आकर के यहाँ का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं और हमारी बच्चियों, हमारी माताओं बहनों का चलना आज सड़कों के ऊपर मुहाल हो गया है, उस स्थिति को सरकार ठीक करे। अगर सरकार ने पहले समय रहते इन विषयों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज शायद हिंदू समाज सड़कों के ऊपर ना होता। ये जो अवैध ढांचे आज कुकुरमुत्ते की तरह पूरे हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं और जिनसे ये आतंक फैलाया जा रहा है, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंदू संगठनों की मांग है कि कार्रवाई तो करे कम से कम प्रशासन। जब खुद सरकार के लोग मान रहे हैं कि अवैध निर्माण है तो कार्रवाई तो हो। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, कश्मीर का वो हिंदू राजा जिसने चीन तक सनातन का भगवा लहराया था। हिंदू राजाओं के राज वाला कश्मीर कैसे मुस्लिम बहुल कश्मीर बन गया। वो हिंदू राजा जिसके नाम से मुस्लिम हमलावर थर-थर कांपते थे। इतिहास का वो चैप्टर आज खोल रहा हूं जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। जब भी कश्मीर की बात होती है तो वहां अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो या सारी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने में लगी हैं, ये आप जानते हैं और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं। लेकिन कश्मीर का इतिहास सिर्फ ये नहीं है
यह मुस्लिम बहुल इलाका है। कश्मीर का इतिहास वो है, उसकी हिस्ट्री वो है जो हमें बताई नहीं जाती। कश्मीर का वो इतिहास हमेशा गायब कर दिया जाता है जब कश्मीर हिंदू बहुल था और यहां पर हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। आप में से बहुत सारे लोगों को शौक लगेगा कि कश्मीर में हिंदू राजाओं का शासन था। अरे बॉस, ऐसे ऐसे हिंदू राजा जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कश्मीर के उसी इतिहास का चैप्टर हम लेकर आए जिसमें कश्मीर के पुराने गौरव और उन हिंदू राजाओं के बारे में आपको बताऊंगा जो इतिहास के पन्नों में खो से गए या जानबूझकर खोने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया। आज आपको बताएंगे कश्मीर के उस दौर के बारे में जब हिंदू साम्राज्य हुआ करता था और ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे जिनको, उन हिंदू राजाओं को कश्मीर का सिकंदर कहा जाता था, जिसने चीन तक जीत लिया था, अपना चीन के आसपास तक अपना साम्राज्य फैलाया था, रूस तक अपना प्रभाव फैलाया था, महमूद गजनी को बुरी तरह हराया था, जिसके सामने अरब हमलावर हाथ बांधे खड़े रहते थे, जिसने विश्व प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। ऐसे ही एक हिंदू राजा का नाम था ललितादित्य मुक्तपीड़, जिसके दौर को कश्मीर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आप में से कितने लोगों को ललितादित्य जी का नाम पता है? नहीं पता होगा। मुगलों का इतिहास पूरा पता होगा। आपको कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कश्मीर कैसे बसा यह बताता हूं। कश्मीर के बसने को लेकर मुख्य तौर पर 3 कहानियां हैं। पहली कहानी कश्यप ऋषि से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में नीलमत पुराण नाम की किताब में लिखा है कि कश्मीर में सतीसर नाम की एक विशाल झील हुआ करती थी। सतीसर झील में जलोद्भव नाम का राक्षस रहता था। कश्यप ऋषि ने वरामुला की पहाड़ी का एक हिस्सा काट के झील सुखा दी। झील का पानी सूखने के बाद जलोद्भव राक्षस मारा गया। कश्यप ऋषि के नाम पर वहां कश्यपपुरा नाम का नगर बसा। इसी कश्यपपुरा को अब कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह पहली कहानी। कश्मीर के बसने की दूसरी कहानी सूफी ख्वाजा आलम की किताब वाक़यात कश्मीर में मिलती। उसके मुताबिक कश्मीर में पहले चारों तरफ पानी था और उस पानी में एक राक्षस रहता था। पानी के उस राक्षस से लोगों को काशिफ नाम का आदमी बचाता है। उसके बाद काशिफ इस इलाके को काशिफ सिर के नाम से बसाता है, जो आगे चलकर कश्मीर बन गया। जानकार बताते हैं कि कश्यप ऋषि की कहानी को ही ख्वाजा आजम ने अलग तरह से बताया है। कश्मीर के बसने की जो तीसरी कहानी है उसका जिक्र चीन के यात्री हुएनसांग ने किया था, जिसके मुताबिक कश्मीर एक झील थी जिसमें नाग रहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद मध्यांतिक नाम का बौद्ध कश्मीर जाएगा। मध्यांतिक कश्मीर जाकर एक नगर की स्थापना करेगा। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद मध्यांतिक कश्मीर आया और झील सुखाकर नगर की स्थापना की। यानी कश्मीर को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन कश्मीर के इतिहास के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी 1960 के दशक में मिली, जब श्रीनगर से 8 किलोमीटर दूर बुर्ज होम नाम की जगह पर खुदाई की गई। ये तस्वीरें बुर्ज होम की ही हैं। खुदाई से पता चला कि इस जगह पर 3 से 5 हजार साल पहले इंसानी आबादी थी, लोग वहां रहते थे। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि 5000 साल पहले के लोग किस धर्म या संप्रदाय को मानने वाले थे, लेकिन इतना तय है कि कश्मीर का इतिहास 5000 साल पुराना है और इतना ही पुराना भारत का भी इतिहास है। कश्मीर के इतने पुराने इतिहास में हिंदू राजाओं के चैप्टर की चर्चा नहीं होती। कश्मीर में सनातन के ऐसे ऐसे प्रतीक हैं जो हजारों साल पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम होती है। कश्मीर के उसी हिंदू गौरव के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमने पाठशाला में आपको हिंदू चोल राजाओं के बारे में बताया था, आज आपको कश्मीर के हिंदू गौरव के बारे में बताता हूं। कश्मीर के हिंदू गौरव का सबसे बड़ा चेहरा आप कह लीजिए या महत्वपूर्ण चेहरा कह लीजिए, राजा ललितादित्य, जिसे कश्मीर का सिकंदर कहा जाता था। ऐसा राजा जिसके दौर में कश्मीर में सनातन का डंका बज रहा था। राजा ललितादित्य का प्रभाव चीन से लेकर रूस तक फैला हुआ था। दक्षिण भारत के चोल राजाओं की ही तरह ललितादित्य ने भी कई विजय अभियान चलाए थे और उसमें जीत हासिल की थी। राजा ललितादित्य को कश्मीर का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है। कश्मीर के इतिहास पर सबसे प्रामाणिक किताब कल्हण की राज तरंगिनी को माना जाता है। यह किताब इतिहासकार कल्हण ने 12वीं शताब्दी में लिखी। इस किताब के मुताबिक राजा ललितादित्य कारकोट राजवंश के 5वें राजा थे। कारकोट राजवंश की स्थापना 1400 साल पहले 625 ईस्वी में हुई थी। ललितादित्य 724 से 761 ईस्वी तक यानी 37 साल तक कश्मीर के राजा रहे।
राजा ललितादित्य ने 14 साल तक सैन्य अभियान चलाए और राज्य का विस्तार किया। राजा ललितादित्य का साम्राज्य पंजाब, बिहार, बंगाल, ओडिशा से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। बंगाल की खाड़ी से कैस्पियन सागर तक ललितादित्य का प्रभाव था। कैस्पियन सागर से सटे देशों में रूस और तुर्कमेनिस्तान भी आते हैं, यानी रूस तक कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य का प्रभाव माना जाता था। इतना ही नहीं, कश्मीर के राजा ललितादित्य ने तो चीन तक अपना साम्राज्य फैलाया, ऐसा भी माना जाता है। कश्मीर के राजा ललितादित्य ने चीन का कुछ हिस्सा अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यह मैप देखिए, इसमें चीन का शिनजियांग प्रांत दिख रहा है और इसके बगल में अफगानिस्तान भी दिख रहा है। अफगानिस्तान के साथ साथ चीन के शिनजियांग प्रांत के बड़े इलाके पर राजा ललितादित्य का शासन था, ऐसा माना जाता है। राजा ललितादित्य के चीन के कुछ इलाकों पर कब्जे के बारे में किताबों में लिखा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में प्रोफेसर आंद्रे विंक ने अपनी किताब अल हिंद में लिखा है कि 7वीं सदी में सेंट्रल एशिया के तमाम राज्यों की हालत खराब थी। इसका फायदा उठाते हुए ललितादित्य ने सेंट्रल एशिया के कई इलाकों पर जीत हासिल की और वर्तमान चीन के शिनजियांग प्रांत का बड़ा हिस्सा भी जीत लिया। मतलब विदेशी लिख रहे हैं किताब में, हमारे यहां कितनी किताबों में यह पढ़ाया गया, सोचिए। राजा ललितादित्य ने जब एशिया में अपना सैन्य अभियान शुरू किया और चीन तक पहुंच गए तो उस समय ललितादित्य की सेना का कैसा खौफ था, उसके बारे में जर्मनी के इतिहासकार हरमन गोइट्स ने अपनी किताब स्टडीज इन द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ कश्मीर एंड द इंडियन हिमालय में लिखा है। उसने लिखा कि ललितादित्य ने न सिर्फ तिब्बत पर अधिकार किया बल्कि चीन पर भी हमला किया। ललितादित्य ने चीन के शिनजियांग प्रांत के तरीम बेसिन पर अटैक किया और तकलमकन और गोबी डेजर्ट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद ललितादित्य ने कूचा और तुर्फान पर अटैक किया। तरीम बेसिन 8,88,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और उत्तर पश्चिम चीन का सबसे बड़ा बेसिन है। ललितादित्य ने चीन की राजधानी पीकिंग जिसे वर्तमान में बीजिंग कहते हैं, उसको भी जीत लिया था और करीब 12 साल बाद कश्मीर लौटे थे। इस तरह राजा ललितादित्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर कैस्पियन सागर के सटे देशों तक फैल गया था। सोचिए, ऐसे प्रभावशाली हिंदू राजा के बारे में कितना कम पढ़ाया गया है। विदेशी लिख रहे हैं, यहां पढ़ाने में दिक्कत। राजा ललितादित्य का भारत के इतिहास में एक अहम योगदान और भी है। राजा ललितादित्य की वजह से सालों तक मुस्लिम आक्रमणकारी कश्मीर पर हमला नहीं कर पाए थे। जर्मनी के इतिहासकार हरमन गोइट्स ने अपनी किताब में लिखा कि ललितादित्य से पहले अफगानिस्तान पर शाही तुर्क राजकुमारों का कंट्रोल था। राजा ललितादित्य ने अफगानिस्तान में हिंदू राज स्थापित किया। राजा ललितादित्य के रहते मुस्लिम आक्रमणकारी पंजाब के मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पाते थे, क्योंकि मुस्लिम हमलावरों को पता था कि राजा ललितादित्य के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। सनातन के ऐसे गौरव और कश्मीर की हिंदू पहचान के बारे में आगे भी हम हिस्ट्री के चैप्टर में आपको बताते रहे, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि बॉस, जो कश्मीर हिंदू राजाओं ने जहां राज किया, ऐसा गौरवशाली राज किया, उसके बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं बताया गया। और आज तो आपको अभी ये चैप्टर चूंकि यहीं खत्म कर रहा हूं, कल आपको विस्तार से बताऊंगा इस चैप्टर के पार्ट 2 में कि जब कश्मीर में हिंदू राजाओं का ऐसा राज था तो फिर कश्मीर अचानक मुस्लिम, धीरे धीरे करके मुस्लिम बहुल प्रदेश कैसे बन गया, क्या हुआ वहां पर, इन राजाओं का राज कैसे खत्म हुआ, इसका चैप्टर कल भी खोलूंगा, तो कल भी जरूर जुड़िएगा पाठशाला। लेकिन फिलहाल पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। चीन की बर्बादी का वो वीडियो आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कौन जिसके सामने चीन ने सरेंडर कर दिया, अब इसका चैप्टर। कल मैंने आपको वियतनाम में यागी तूफान से आई तबाही के कुछ वीडियो दिखाए थे। इस तूफान ने 4 दिन के अंदर इतना नुकसान किया है जिससे उबरने में कई महीने लग जाएंगे। इस तूफान ने लाखों लोगों की जिंदगी को हिला कर रख दिया। यहां की इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट्स, ऑफिसेज सब ठप हो गए। पिछले 24 घंटों में इस तूफान से बर्बादी की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीन से आई एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि इस ताकतवर तूफान के सामने चीन जैसा देश भी कैसे घुटनों पर आ गया। यह चीन के हैनान इलाके का वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जहां इस तूफान की वजह से पिछले कई दिनों से बिजली आ ही नहीं रही। इसलिए लोग अपने घरों से निकलकर बाजार में जनरेटर से मोबाइल चार्ज करवा रहे हैं।
ये लोग कुर्सी लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि मोबाइल रिचार्ज हो सके। इस तरह मोबाइल चार्ज करने की सबसे बड़ी मजबूरी यह भी है कि चीन का यह इलाका कैशलेस सिस्टम पर चलता है। यहां ज्यादातर खरीदारी मोबाइल से पेमेंट ऐप के जरिए होती है, इसलिए ये लोग कैश का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तूफान की वजह से लाइट है नहीं और आने की भी कोई उम्मीद नहीं दिखी। घर का जरूरी सामान अब खरीदेंगे कैसे, इसलिए जनरेटर की मदद से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं ताकि पेमेंट कर सकें। अब आपको इस तूफान से बर्बादी के कुछ और वीडियो दिखाता हूं। चीन के बाद यह तूफान वियतनाम पहुंचा था, जिसने यहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई। यह वियतनाम की राजधानी हनोई की तस्वीरें हैं, जहां इस तूफान ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। यहां की इमारतें, सड़कें, मकान, दुकान, सभी जगहों पर बहुत नुकसान हुआ है। तेज हवाओं की वजह से ज्यादातर गाड़ियां हवा में उछलकर गिरने से डैमेज हो गई। कई जगह इमारतों के गिरने की वजह से गाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ है। अब आपको तूफान का वो वीडियो भी दिखाता हूं जब इसने इन गाड़ियों को अपना शिकार बनाया था। तेज हवा की वजह से यहां गाड़ियां तिनके की तरह उड़ गई थी। कई इलाकों में तूफान के बाद आई बाढ़ में ये गाड़ियां बह गईं और सड़क पर आने वाली चीजों से टकराकर डैमेज हो गई। आप तस्वीर देखिए बॉस, हवा की रफ्तार देखिए, हर चीज ऐसा लग रहा है कि उड़ा कर ले जाएगी। वियतनाम में यह तूफान पिछले हफ्ते शनिवार को शुरू हुआ और इसने कल यानी मंगलवार तक भयानक तबाही मचाई। तूफान के दौरान यहां हवा की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस तेज हवा में इंसानों के लिए टिकना कितना मुश्किल काम है, इसकी कुछ तस्वीरें देखिए। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, ऐसी तस्वीरें आई। बहुत से लोग तो हवा के प्रेशर से गिर गए। इस तूफान में जब बड़े बड़े पुल और इमारतें तिनके की तरह उड़ गईं, तो सोचिए इंसानों और गाड़ियों का क्या ही हाल हुआ होगा। एक और वीडियो देखिए, तूफान की तेज हवा के बीच लोग एक दूसरे की किस तरह मदद कर रहे हैं। इस वीडियो में एक बाइक चलाने वाला शख्स तेज हवा में फंस गया और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। हवा से बचाने के लिए एक कार इस बाइकर के साइड में चल रही है, लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ से एक और कार आती है और तेज हवा को रोकने में मदद करती है, मतलब उसको बीच में लेके सेफ जोन में कर दिया। इसके बाद यह बाइक सवार इन दोनों कारों के बीच तेज हवा से बचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कार के ड्राइवर भी बाइक चलाने वाले के हिसाब से अपनी कार की स्पीड रखें ताकि वो तूफान से बच जाए। एक और वीडियो देखिए, इसमें भी तेज हवा से कई बाइकर्स को बचाने की कोशिश हो रही है। इस सड़क पर कई वाहन इन बाइकर्स को कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि तेज हवा के बीच ये अपनी बाइक चला सके। दरअसल ये जिस पुल पर चल रहे हैं उस पर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ खुला एरिया है। इसलिए वियतनाम के पुलों पर टू व्हीलर वालों को बचाने के इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। इस तूफान में लोगों को बचाने के लिए सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक सैनिक ही तेज हवा में इस पुल से उड़ गया भाई, और नदी में गिर गया। इसे बचाने के लिए दूसरे सैनिक भागे, लेकिन तेज बहाव में यह बहुत आगे निकल गया। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद इस सैनिक को बचा लिया गया। इसमें गनीमत यह रही कि नदी में बहुत सारे टूटे हुए पेड़ तैर रहे थे, जिसकी मदद से यह सैनिक कई घंटों तक इस नदी में तैरता रहा और इस दौरान दूसरे सैनिक नाव लेकर आए और इसे बचाया। लेकिन आप हवा की स्पीड सोचिए कि इंसान उड़ जा रहा है। पिछले 4 दिन से चल रहे वियतनाम के इस भीषण तूफान ने पूरे देश में भयानक तबाही मचाई। इस तूफान से अब तक 141 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें ज्यादातर लोगों की तेज हवा से टकराई गई चीजों से चोट लगी। नॉर्थ वियतनाम में 50,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। निचले इलाकों में 15,000 मकान पानी में डूबने की वजह से 60,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तूफान की वजह से इस समय वियतनाम के करीब 20 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। चीन में भी इस तूफान का असर दिखा है। चीन के हैनान इलाके में इस तूफान की वजह से 4 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाना पड़ा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान वियतनाम का हुआ। पिछले 30 साल में यह वियतनाम का सबसे भयानक तूफान है। इसके नुकसान से उबरने में इस देश को कई महीने लग जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। पिछले 24 घंटे में वियतनाम में यागी तूफान का असर कुछ कम तो हुआ है, लेकिन तूफान के दौरान आई भारी बारिश और बाढ़ ने पूरे वियतनाम के लिए मुसीबत बढ़ा दी। यह उत्तरी वियतनाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पूरा ही इलाका आप देखिए पानी में डूबा हुआ है। जहां देखिएगा पानी ही पानी है और इस बाढ़ में हजारों घर डूब गए हैं, लाखों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान समुद्री इलाकों में हुआ है, क्योंकि बाढ़ का लेवल कम ही नहीं हो रहा। इस बाढ़ की वजह से शहरी इलाकों में बर्बादी के वीडियो आ रहे हैं, जहां बाढ़ के पानी में लोगों की गाड़ियां मतलब खत्म ही हो गई।
आप देखिए ना, सिर्फ ऊपर का चेहरा, वो हिस्सा दिख रहा है। ये वियतनाम के नग्यून इलाके का वीडियो है जहां पूरे शहर में कारों की जल समाधि बन गई। वो कार जैसे पानी के ऊपर से झांक रहा है, वैसी स्थिति है। इस तूफान के बाद वियतनाम के लोग बर्बादी की कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। ये वियतनाम के हा लांग बे इलाके का वीडियो है जहां ये रेस्टोरेंट पूरी तरह बर्बाद हो गया। तेज हवाओं से ये रेस्टोरेंट तिनके की तरह उड़ गया। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बचेगा कैसे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। कोई कुर्सी उठा के ले जा रहा है, जो बचा है वो बचा रहे हैं लोग। आपको यागी नाम के इस भयानक तूफान के आने का कारण और इसके नाम के पीछे की वजह भी बताता हूं। यह नाम जापान के मौसम विभाग ने रखा। दरअसल यागी जापान की भाषा का एक शब्द है। इसके दो मतलब है, पहला बकरी और दूसरा कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। दरअसल मकर तारामंडल में एक ट्रायंगल की आकृति बनती है और इस ट्रायंगल पर चीन, वियतनाम और फिलीपींस तीनों देश की लोकेशन है जहां इस तूफान का असर है। यागी तूफान को साउथ चाइना सी के सबसे भयानक तूफान की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसे सुपर टाइफून भी कहा जाता है। इसके अलावा यागी तूफान से कई लैंडफॉल होने का अलर्ट दिया गया है। लैंडफॉल का मतलब जब कोई तूफान समुद्र से तेज स्पीड से चलकर जमीन से टकराता है तो उसे लैंडफॉल कहा जाता है, मतलब जब जमीन से टकराया। 30 अगस्त को साउथ चाइना सी में बने कम दबाव की वजह से यह तूफान आया। इसका असर करीब 500 किलोमीटर के इलाके पर पड़ा है। पिछले 30 सालों में करीब 6 बार सुपर टाइफून यानी बड़े बड़े स्तर के तूफान आ चुके हैं, लेकिन यह अब तक का सबसे भीषण तूफान माना जा रहा है। अभी इस तूफान को शांत होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। वियतनाम में तबाही मचाने के बाद यह बंगाल की खाड़ी से होता हुआ लाओस और म्यांमार जैसे देशों की तरफ चला जाएगा। अब तूफान पे ब्रेक तो लग गया, लेकिन यह तबाही इतनी जल्दी जो मची है वो पीछा थोड़ी छोड़ेगी।